वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन के बारे में। ओके, जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा वो आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। राइट, सॉल्यूशन बनते कैसे हैं? तो सॉल्यूशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब भी हम मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा B से और सॉल्वेंट को A से। ओके, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा कम होगा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। ओके, आपको ये भी पता है कि जो सॉल्वेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो कभी भी अगर हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो सॉल्यूशन अगर दो यानी किसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू ही कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट को मिक्स कर रहे तो बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, टू कंपोनेंट मिक्स करेंगे तो बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ओके, तो मोस्टली हमें डिस्कस किसके बारे में करना पड़ेगा पूरे चैप्टर में? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन बनने के लिए क्या करना होगा? हमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स करना होगा। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और सॉल्यूट के अमाउंट कम होना चाहिए, तब बनेगा सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के सामने जो लिखा होगा, जैसे यहाँ पर गैसियस लिखा है, इसका मतलब ये जो गैसियस है तो ये जो सॉल्वेंट है वो गैस फॉर्म में है। सॉल्वेंट क्या है? गैस फॉर्म में है। ओके, अब सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है, ये गैस में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है और ये सॉलिड में भी हो सकता है। तीनों फॉर्म में हो सकता है सॉल्यूट, बट जो सॉल्वेंट होगा वो गैस फॉर्म में रहेगा, तभी बनेगा गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट का फॉर्म क्या होगा? लिक्विड। ओके, सॉल्वेंट होगा लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है, मीन्स ये गैसियस भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है और ये सॉलिड में भी हो सकता है, तीनों फॉर्म में हो सकता है। ओके, अब आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का फेस कैसा होगा? सॉलिड में होगा। ओके, सॉल्यूट कैसा हो सकता है? गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है एंड सॉलिड में भी हो सकता है, तीनों फेस में हो सकता है। अब देखो, अगर गैस के साथ मिक्स होगा तब बनेगा गैसियस सॉल्यूशन। तो ये क्या है? एग्जांपल एयर है। ओके, एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्स है, तो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। गैस सॉल्वेंट फॉर्म में है, सॉल्ट में अगर क्या हो? लिक्विड, तो क्या होगा? एटमोस्फेयर में वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। ओके, गैस में जो गैस है उसमें सॉलिड दैट मीन्स डस्ट के पार्टिकल्स से मिक्स है, तो ये भी क्या बन गया? गैसियस सॉल्यूशन बन गया। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड गैस के साथ, तो गैस पॉसिबल है, जो वाटर में है ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहता है। ओके, तो लिक्विड एंड गैस का सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड सॉल्यूशन, वाटर में एल्कोहल को ऐड कर दो। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड में सॉल्ट ऐड कर दो या फिर शुगर ऐड कर दो या फिर ग्लूकोज ऐड कर दो, तो बन गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। अब आता है सॉलिड गैस, सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड गैस में क्या होगा? जो प्लेटिनम है इसमें क्या कर दो? ये हाइड्रोजन गैस इसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, प्लेटिनम किसमें? सॉलिड फॉर्म में, तो ये बन गया सॉल्यूशन। अब आता है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड एंड सॉलिड में, तो लिक्विड फॉर्म में ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, दोनों को मिक्स कर दोगे तो अमलगम बन जाएगा, तो ये बन गया सॉल्यूशन। अब आता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन।
तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जो गोल्ड के जो जितने भी ज्वेलरी बनता है, ओके, वो सारे चीज कैसे बना होता है, ज्वेलरी बनता है प्योर गोल्ड का नहीं बना होता। उसमें क्या होता है, जो गोल्ड है उसमें कुछ कॉपर मिक्स कर देते हैं, ओके, तो उससे क्या बनता है ज्वेलरी। तो क्या सॉल्यूशन है किसका, सॉलिड सॉल्यूशन। या फिर जितने भी एलॉयज हैं, एलॉयज में भी सॉलिड सॉल्यूशन का ही बना होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेस में फर्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही कम रहता है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूट, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट में क्या होगा, यहां पर जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर कोई एसिड है, उसमें आप बहुत ज्यादा क्या कर दिए, उसमें वाटर को ऐड कर दिए, तो कैसा बन गया आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में अगर हम एक बीकर ले और इसमें हमने लिया वाटर, और इसमें हम क्या करेंगे, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, यानी शुगर है, हम इस वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। तो डिसॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर के मॉलिक्यूल्स और डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स उसके बाद आप कितना भी सॉलिड उसमें ऐड करो, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे सेपरेट हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लो उसमें और डिसॉल्व हो सकता है, बट आपने डिसॉल्व नहीं किए। ओके, मान लो ये कुछ वाटर यहां पर है, इसमें 4 स्पून शुगर डिसॉल्व हो सकता है, बट आपने 2 स्पून शुगर को डिसॉल्व किए। इसका मतलब इसमें और शुगर यानी और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें, हीट करने के बाद उसमें और क्या होगा, सॉल्यूट उसमें ऐड हो सकता है। ओके, तो अगर हम जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हम हीट करें, हीट करने के बाद और उसमें शुगर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या क्या देखना है इसमें, परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है मास परसेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो यहां पर हमने लिया कि यहां पर एक सॉल्वेंट है, और यहां पर दूसरे कंटेनर में क्या लिया हमने, ए सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को यहां पर हमने ए से रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया। तो मास परसेंट है, मास को W से, तो ये टोटल इसके मास को हम बोलेंगे WA, और इसके सॉल्यूट के टोटल मास को हम बोलेंगे WB। अगर हम इन दोनों को क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में WA का मास मतलब सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है। ओके, अभी हमें परसेंट में निकालना है। ओके, ये तो बन गया सॉल्यूशन। ओके, तो किसका परसेंट निकालना है, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का। तो अगर हमें मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट सॉल्वेंट का, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट के मास को ऊपर लिखना है, तो WA अपॉन सॉल्यूशन का मास, तो ये WA प्लस WB परसेंट में बोले हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100। ओके, अगर हमें मास परसेंट किसका निकालने बोले, सॉल्यूट का,
सॉल्यूट मतलब बी का, तो ये WB को हम ऊपर लिखेंगे WB, नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन का, तो ये WA प्लस WB इंटू 100। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब निकालेंगे हम वॉल्यूम परसेंट। ओके, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंट। तो देखो यहां पर हम क्या कर देते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में वॉल्यूम, तो हम ले लेते हैं कि ये जो A है, A का वॉल्यूम VA है, और इसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम VA, सॉल्यूट का VB, दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना होगा वॉल्यूम, VA प्लस VB, ये हो गया सॉल्यूशन का। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100%। ओके, से हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालने बोलेंगे सॉल्वेंट का, अभी किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम को ऊपर लिखेंगे तो VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ओके, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, देखेंगे हम मोलालिटी, तो देखो मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं मोलालिटी। दैट मीन्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व है, उसी को क्या बोलेंगे हम, मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो देखो इसका सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB, B किस लिए, क्योंकि ये यहां पर सॉल्यूट की बात हो रहा है, सॉल्यूट के लिए हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास को MB से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अगर इस वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB। ओके, यहां पर क्या है, सॉल्वेंट किसमें है, किलोग्राम में, यहां पर सॉल्वेंट है किसमें, सॉल्वेंट है केजी में। ओके, तो अगर यहां पर सॉल्वेंट है केजी में, बट अगर सॉल्वेंट यहां पर ग्राम में हो, किसमें हो, ग्राम में, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 1000। ओके, तो ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला किसका, मोलालिटी का। तो कभी भी अगर हमें मोलालिटी कैलकुलेशन करना है तो उसमें मोल, नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं होगा, तो उसमें हमें क्या गिवन रहेगा, उसमें सॉल्यूट का मास गिवन रहेगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम। तो उस मास को हमें किससे डिवाइड करना है, उस सॉल्यूट के मोलर मास से हमें डिवाइड करना है। ओके, और अगर ग्राम में दिया है सॉल्वेंट तो ग्राम में लिखना है, ऊपर में हम 1000 लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं कि मोलालिटी कितना है, मोलालिटी। ओके, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ओके, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालना होगा तो गिवन मास से मोलर मास को डिवाइड करना है। गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं WB से और मोलर मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, MB से। बी फॉर इसके लिए सॉल्यूट के लिए। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, WB अपॉन MB। ओके, तो इसका हम जो फॉर्मूला आ रहा है मोलारिटी का, कैपिटल में इक्वल टू क्या आ रहा है, WB अपॉन MB। ओके, अब वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, V से रिप्रेजेंट करते। अगर ये वॉल्यूम ml में है तो ऊपर में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000। तो ये आ गया मोलारिटी का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। तो नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute. Okay, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. That means volume कितना रहेगा, volume of solution कितना रहेगा in 1 liter. Okay, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के कितने हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। ओके, अब देखो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहां से आएगा, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो भी गिवन मास होगा, गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन मास को रिप्रेजेंट करेंगे WB से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या आ गया, N इक्वल टू, इसके ऊपर में आ गया WB, नीचे क्या आ गया अभी, ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। ओके, राइट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम इक्विवेलेंट, अभी हमें क्या लाना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर। N फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो जब डिसोसिएट होगा कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर कितना नेगेटिव चार्ज देगा, उसी को हम बोलते हैं N फैक्टर। जैसे HCl है, HCl जब ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस, दैट मीन्स या तो पॉजिटिव को काउंट करो या तो नेगेटिव को, तो 1 दे रहा है, मतलब N फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, H2SO4 की बात करें, H2SO4 तो डिसोसिएट होगा 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो कितना दे रहा है, प्लस 2 प्लस में दे रहा है, तो SO4 का N फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो इसके जगह पर मैं अगर लिक्विड वैल्यू को पुट करूं तो आ जाएगा WB अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास के जगह क्या लिखेंगे हम, मोलर मास। मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, MB से। ओके, तो नीचे क्या आ गया, MB N फैक्टर इसके नीचे, तो उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये N फैक्टर इनटू ये क्या है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम किसमें होगा, ML में होगा, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ओके, तो नॉर्मलिटी का ये है सिंपल फॉर्मूला, इसी के थ्रू हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का मतलब अगर हम यहां पर ले रहे हैं, ये है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के जो टोटल नंबर ऑफ मोल है उसको हमने लिया Na। ओके, Na फॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉल्वेंट के। दूसरे कंटेनर में क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, Na प्लस Nb। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना है और सॉल्यूट का कितना है। तो देखो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स A को जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, X से रिप्रेजेंट करते हैं, X तो A का है तो नीचे क्या लिख देंगे A, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A में कितने मोल्स हैं, Na, तो ऊपर लिखेंगे Na, नीचे सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितना है, Na प्लस Nb। ओके, इसको हम चल लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब देखो क्या निकालेंगे हम, सेम मोल फ्रैक्शन किसका, B का, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे X से, B है तो लिख देंगे B। तो B का निकालें तो B के मोल को ऊपर लिखेंगे तो Nb अपॉन Na प्लस N को प्लस कर दे, दोनों इक्वेशन क्या करें प्लस, तो आ जाएगा XA प्लस XB इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो अगर हम इसका दोनों का क्या ले लें, एलसीएम, नीचे दोनों का क्या ले लें, एलसीएम, तो Na प्लस Nb, Na प्लस Nb का एलसीएम कितना होगा, XA प्लस XB इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, Na प्लस Nb ही आएगा। ओके, ठीक है, दोनों का एलसीएम इतना ही आएगा। तो इस Na प्लस Nb से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स आ गया ये Na प्लस साइन है तो प्लस साइन। Na प्लस Nb से इसको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 दैट मीन्स सेम नंबर Nb। तो देखो Nb, Na प्लस Nb कैंसिल हो, क्या बच रहा है 1, दैट मीन्स XA प्लस XB इक्वल टू कितना 1 आ रहा है। ये हमें यूज करना होगा आगे। नेक्स्ट टॉपिक है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन कैसे निकालना है, तो देखिए सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है WA, सॉल्यूट का मास कितना है WB, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना, कितना मास है सॉल्यूशन का WA प्लस WB। तो अगर हमें सॉल्वेंट के जो मास है उसको हमें निकालना है ppm में, कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास ppm में कितना है। पार्ट पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट प्रेजेंट है सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूट का, तो 1 मिलियन दैट मीन्स 10 का पावर 6। ओके, 10 लाख दैट मीन्स 1 मिलियन, तो 10 का पावर 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, ppm ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स A का हमें क्या निकालना है ppm में, तो A का मास कितना है WA अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB। ppm में जब भी निकालना होगा मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 6, तो किसमें कन्वर्ट हो गया ppm में। सेम ऐसे अगर हमें सॉल्यूट का निकालने बोले तो सॉल्यूट के लिए ppm ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स WA प्लस WB इंटू 10 का पावर 6। तो 10 का पावर 6 मल्टीप्लाई करके हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ppm में। टॉपिक है हेनरीज लॉ। क्या हेनरीज लॉ, तो हेनरी ने क्या किया था, हेनरी ने लिक्विड और गैस लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर में लिक्विड लिया और गैस लिया, फिर कंटेनर को क्लोज कर दिया, ऊपर में क्या लगा दिया ये पिस्टन को। ओके, अब पूरा सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब उन्होंने क्या किया, इस पिस्टन में फोर्स लगाया, तो देखो जैसे इस पिस्टन में फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में क्या होगा, डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना गैस के मॉलिक्यूल क्या होगा, इस लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। ओके, तो कितने मोल्स डिसॉल्व
डिसॉल्व होगा इस लिक्विड में, तो जो मोल फ्रैक्शन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अगर हम गैस को हम ए बता रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल को ए, दैट मीन्स एक्स ए, ये कितना प्रेजेंट होगा उस लिक्विड में, तो जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो हेनरी ने बताया कि जो प्रेशर होगा पी ए पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो उस लिक्विड में प्रेजेंट है। अब इस प्रोपोर्शन साइन को हम हटाने के लिए हम लगाएंगे कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स P इक्वल टू के एच हेनरी कांस्टेंट इंटू एक्स ए, यही है हेनरी का इक्वेशन यानी हेनरी लॉ। तो जो लॉ है पूरा बेस किससे है, प्रेशर से, प्रेशर के अकॉर्डिंग पूरा। ओके, अब अगर इससे बेस हम ग्राफ बनाए, क्या बनाइए, ग्राफ। तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, एक है पार्शियल प्रेशर मतलब पी ए और दूसरा है मोल फ्रैक्शन। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का मॉलिक्यूल उतना डिसॉल्व होगा। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे पिस्टन के ऊपर उतना ही गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा। दैट मीन्स दोनों प्रेशर जितना बढ़ेंगे गैस के मॉलिक्यूल उतना डिसॉल्व होगा। तो कैसा बनेगा, एक कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड में वेपर प्रेशर क्या होता है हम इसको समझेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेसल लेंगे, ओके, या फिर एक कंटेनर। कंटेनर को क्या करेंगे, हम क्लोज पैक कर देंगे एकदम, और इसके अंदर में हम क्या लेंगे, लिक्विड। ओके, तो लिक्विड लेकर हमने क्या कर दिया, क्लोज पैक कर दिया। अब क्या करना है, इसको हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, इनसाइड में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होना चालू होगा। ओके, तो वेपराइज होकर क्या होगा, यहाँ पर पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मान लो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ओके, अब देखो यहाँ तो ऊपर से पूरा पैक है, बाहर तो जा नहीं सकता। तो जैसे कंटिन्यू क्या होगा, वेपराइज होते जाएगा और यहाँ पूरा पैक होते जाएगा। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ऊपर में जो ये गैसेस है ये भी किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू होगा। तो गैस फेस से अगर लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ओके, अब देखो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा उतने ही मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में, मतलब दोनों कैसे आ गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जब कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही गैस से लिक्विड में, मतलब दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो उस कंडीशन में इस सरफेस में जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ओके, तो इस सरफेस में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इस प्रेशर जितना प्रेशर लगेगा इस सरफेस में उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो जितने भी लिक्विड है सबका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। तो रॉल्स ने क्या किया, टू लिक्विड लिया था वोलेटाइल नेचर का। ओके, तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है वोलेटाइल का। इस क्या मतलब होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है वोलेटाइल दैट मीन्स ऐसा लिक्विड जो नॉर्मल टेम्परेचर में खुद से वेपराइज हो सके, वेपराइज होने की एबिलिटी हो, ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। तो उसने टू लिक्विड लिया था जो कैसा नेचर था, वोलेटाइल नेचर का। तो एक लिक्विड ए हमने कंसीडर किया, ए, दूसरा बी है। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है। ओके, इस सॉल्यूशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और
बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब इस सॉल्यूशन में जो प्रेशर है इसमें ए वाले का वो पीए है और इस वाले सॉल्यूशन जो कंपोनेंट है उसका पीबी है। ओके, तो दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया तब सॉल्यूशन बना। तो इसका प्रेशर ए वाले का प्रेशर पीए और इसका प्रेशर पीबी है। तो हर लिक्विड का प्योर फॉर्म में अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। तो जो प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर होता है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो पी नॉट ए प्योर फॉर्म में प्रेशर और इस वाले कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में पी नॉट बी। तो जब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में लिक्विड में भी है मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स खुद से क्या होगा वेपोराइज हो जाएगा। तो ये कंटेनर पैक है, कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में भी ऊपर आ गए हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाले में ए के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड में और बी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो एक एक करके हम निकालते हैं। पी ए के ऊपर कितना प्रेशर लगा है, पी ए के ऊपर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि पी ए के कितने मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है इस लिक्विड में, दैट मीन्स उसके मोल फ्रैक्शन, तो उसको हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए हम लगाएंगे कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होगा, जो उस प्योर फॉर्म में उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से, तो ये हो गया एक्स ए एंड पी नॉट ए, ये आ गया ए वाले का। अब बी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो सेम टू सेम करेंगे पी बी एक्स बी एंड पी नॉट बी। ओके, दोनों के ऊपर इंडिविजुअल इतना प्रेशर लग रहा है। अब अगर हम बात करें कि टोटल प्रेशर कितना है, तो टोटल पी टोटल इक्वल टू हम क्या करेंगे पी ए प्लस पी बी को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो पी ए का वैल्यू क्या है एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी बी का एक्स बी पी नॉट बी। अच्छा, ओके राइट, ये आ गया। अब देखो हमने ये पहले पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर मैं क्या करूं एक्स बी को ट्रांसफर कर दूं तो ये एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, या फिर ए को ट्रांसफर कर दूं तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे एक्स ए की जगह या फिर एक्स बी की जगह इस वैल्यू को हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक्स की जगह पर एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी, बाहर में क्या है ये पी नॉट ए प्लस एक्स बी एंड पी नॉट बी। अब इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस ये आ गया एक्स बी एंड पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। यहाँ पर हम क्या करते थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको आगे लिखते हैं इसको पीछे लिखते हैं। तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस एक्स बी पी नॉट ए। अब दोनों में देखो एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ओके, तो ए आ गया। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक्स बी के जगह पे सेम एक्स बी के जगह पर इस वाले वैल्यू को रख के भी हम सेम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पी एक्स डायग्राम। तो ये लेफ्ट साइड में हमने क्या लिया कि जो वेपर प्रेशर है ए का वो पूरा प्योर फॉर्म में है पी नॉट ए, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में किसका है पी नॉट बी का। ओके, अब देखो यहाँ पर पूरा कंसेंट्रेशन है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे लेफ्ट से राइट जाएंगे ए का कंसेंट्रेशन कम होगा और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा 0। सेम अगर हम राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में देखें तो यहाँ होगा जो बी का कंसेंट्रेशन है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो यहां से इस यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना आ गया 0। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ये जो कर्व है ये किसका बना, ये जो ए है पी ए, ठीक है, किसका पी ए का प्रेशर कितना आ रहा है ये एक्स ए एंड पी नॉट ए, हमने पढ़ा पहले वही वाला है। ये यहाँ पर प्योर है बट यहाँ पर आते थे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। दैट मीन्स यहाँ क्या लिख सकते हैं हम पी बी
इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। ओके, ये इंडिविजुअल का है। बट अगर हम देखें कि टोटल कितना बन रहा है, तो टोटल इन दोनों के बीच में जो बन रहा है ये लाइन। ओके, तो ये लाइन कितना आया था, ये P टोटल इक्वल टू आया था पी ए प्लस पी बी। तो ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स डायग्राम बोलते हैं। इसमें P दैट मीन्स यहाँ पर है वेपर प्रेशर और X का मतलब मोल फ्रैक्शन, उसके बीच में यही डायग्राम बनता है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर में रिलेशन है कि अगर हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो A है, A का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर आते थे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट वही अगर हम क्या करें, राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो B का कंसेंट्रेशन वो यहाँ आते थे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कितना टोटल प्रेशर लग रहा है, वो Pa प्लस Pb। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन है, यही रिलेशन है मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर में। अब ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर में ये पूरा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करेगा उसी को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा है इसमें जो इंटरेक्शन होता है, मान लो ये दो अलग अलग, मतलब ये A और A है। ओके, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ओके, तो हम क्या लिए, एक में हमने लिए सॉल्वेंट और एक में लिया हमने सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट है, पूरा सॉल्वेंट A है और B है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम सॉल्यूशन बनाएंगे और बनेगा AB। इन दोनों का सब में इंटरेक्शन क्या रहेगा, सेम। मतलब A का इंटरेक्शन और B का जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूशन बनने के बाद भी सेम ही इंटरेक्शन रहेगा। बट नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि A का जो इंटरेक्शन है और जो B का इंटरेक्शन है, इससे जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्यूशन में A और B सॉल्यूशन बनेगा। इसका इंटरेक्शन या तो इससे कम होगा या तो ज्यादा होगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तीसरा आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। मान लो इसका अगर वॉल्यूम हमने लिए कितना 60 ml, इसका हमने कितना लिया 40 ml, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना बनेगा 100 ml ही बनेगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम वो क्या है, 0 है। बट इसमें क्या होगा, अगर ये मान लो हमने लिया 60 ml और ये लिया हमने 40 ml, तो हो सकता है ये कम हो जाए, ये कुछ 90 ml हो जाए, या फिर ये 110 ml हो जाए, या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब फिक्स नहीं, वो चेंज होगा, कम होगा या तो ज्यादा होगा। ओके, 4। उसके बाद इसमें जब भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो सॉल्यूशन में बनने के बाद एंथैल्पी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, किसी भी टाइप के एनर्जी में चेंजेस नहीं होगा। इसमें जो एंथैल्पी है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा एंथैल्पी में। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और शो क्यों होता है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो जो ग्राफ है राउल्स वाला, ओके, जो पीएक्स ग्राफ है उसको सेम टू सेम में लेना है। पीएक्स डायग्राम को, पीएक्स डायग्राम सेम टू सेम लेना है, दैट मींस वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। देखो यहाँ पर हमने लिए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट यानी ए का जो इंटरेक्शन है ये प्योर फॉर्म में और ये बी का इंटरेक्शन है। जब इन दोनों का हम मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन में पहले जो इंटरेक्शन था उससे इंटरेक्शन कम हो गया है, मतलब नहीं जम रहा है इनके बीच में। ओके, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है, मतलब बीबी और ए से इसका इंटरेक्शन कम हो गया है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं जम रहा है। इसका मतलब है थोड़ा सा हीट करने से वेपर प्रेशर आएगा, तो ये जो डेविएशन शो करेंगे पॉजिटिव में, मतलब हमें थोड़ा सा
टेम्परेचर को बढ़ाना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो देखो पॉजिटिव मतलब ये सारे को हम क्या करना है, ऊपर कर देना है, तीनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, ये बन गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी क्या है, पॉजिटिव डेविएशन इसी को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि आप उसको हीट करोगे उसमें मतलब ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो नेगेटिव डेविएशन कब शो होता है, जब ए का इंटरएक्शन और बी का इंटरएक्शन प्योर फॉर्म में जो है, अगर हम इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का इंटरएक्शन बढ़ जाएगा। ओके, दैट मीन्स अगर मैं लिखूं ए और लिखूं मैं यहाँ पर बी, इनका जो इंटरएक्शन है, ओके, इनके बीच में जो इंटरएक्शन है, इससे जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में ये भी होगा, इसका इंटरएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मतलब एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहेगा, इतना ज्यादा इंटरएक्शन है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है, और ऐसे केस में इसको अगर हमें वेपर प्रेशर लाना है तो बहुत टाइम तक हीट करना होगा, मतलब ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दैट मीन्स इसमें सब में हमें क्या करना है, नेगेटिव साइड हमें ग्राफ बना देना है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ए का इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन से जब ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है ए बी, उसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कितने नंबर में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। ओके, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझा होता क्या है कि अगर हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, ओके, तो हीट करते करते कब तक हीट करना है, जब तक 180 यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, उस कंडीशन में उस लिक्विड का जितना टेम्परेचर होता है उसी को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे, एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे। तो क्या लेंगे हम पहले, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट को हम हीट करते एक टाइम क्या होगा, मान लो यहाँ पर है, हीट करते करते क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हो गया, ये आ गया 1 atm के इक्वल आ गया, यहाँ पर आ गया। इस वाले पोजीशन में आते ही क्या हो गया, ये 1 atm के इक्वल। तो हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो जहां पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया, मतलब हीट करते करते 1 atm के इक्वल आ गया, तो उस पॉइंट को हम दोनों, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर टी के नीचे बी लगा देंगे और नॉट लगा देते हैं। ओके, सॉल्वेंट का, ओके, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हम इस सॉल्वेंट में क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूट ऐड कर देंगे। तो सॉल्यूट ऐड करते बन गया सॉल्यूशन। ओके, अब इस सॉल्यूशन मान लो यहाँ पर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर, अब हम क्या करेंगे, फिर से उसको हीट करना चालू कर देते हैं। तो हीट करते करते हम देखते हैं कि पहले जिस टेम्परेचर में बॉइल हुआ उस टेम्परेचर में नहीं हो रहा है, ये कुछ आगे बढ़ गया है। मान लो इस वाले पोजीशन में जाकर ये बॉइल हुआ। तो इस वाले पॉइंट को हमने ले लेते हैं कि ये कितना टेम्परेचर है, तो चलो हम ले लेते हैं कि ये TB है। इसका मतलब टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ओके, इसमें ज्यादा इसमें कम है, इसका मतलब ज्यादा से कम को माइनस कर देंगे, तो ये TB माइनस T0B टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने ले लिया कितना चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है चेंज, तो ये TB माइनस T0B इक्वल टू डेल्टा TB, इतना चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। ओके, अभी टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि हमने इसमें कितना अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड किया, मतलब सॉल्यूट के मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत
बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम बढ़ेगा। दैट मीन्स कंप्लीटली डिपेंड करता है मोलालिटी के ऊपर। तो जो टेम्परेचर में चेंज होगा यानी डी डेल्टा टीबी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मोलालिटी का मतलब कितने अमाउंट में सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड हुआ है। ओके राइट। अब देखो मोलालिटी, अब इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए हम लगाएंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू हम लगाएंगे कांस्टेंट, तो ये केबी एम। ओके राइट। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है मोलालिटी, तो मोलालिटी का आपने पढ़ा है क्या? स्मॉल एम इक्वल टू ये होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ओके मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर में 1000 को हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किसका है? ये मोलालिटी का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ के रखे हो। तो ये डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसमें आएगा ग्राम में। ओके तो अगर हमें एम बी फाइंड करें, किसी भी एक चीज को फाइंड कर सकते हैं इसमें, तो अगर एम बी फाइंड करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें आएगा? ग्राम में। ओके तो ये अपना क्या बन गया है? ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना, है ना। ओके तो देखो हम पहले क्या लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो ये हम पहले क्या लेंगे? प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट को क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो मान लो यहाँ पर है नॉर्मल, अब इसको हम डिक्रीज करते गए यहाँ पर जब पहुंच गया तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वो फ्रीज में कन्वर्ट हो गया, फ्रीजिंग हो गया यहाँ पर, ठीक। ओके तो यहाँ पर फ्रीज हो गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर फ्रीज हुआ। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं? ये टी एफ। ओके यहाँ पर क्या हो गया? फ्रीज हो गया। पर्टिकुलर पॉइंट में टी एफ नॉट, यहाँ पर क्या होगा? फ्रीज हो गया। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर फ्रीज हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे? इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देंगे। तो सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके तो सॉल्यूशन का मान लो ये नॉर्मल यहाँ पर है, हम क्या करेंगे? फिर से टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे करते करते क्या होगा? इस वाले पोजीशन में आगे क्या हो गया? फिर से यहाँ पर फ्रीज हो गया। ओके दैट मीन्स ये ही आ रहा है अपना कर्व, ये इतना कर्व में चेंजेस आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट को हम नेम लिख देते हैं टी एफ, ठीक है। तो देखो इतना चेंजेस आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया? हमने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, इससे क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। राइट अब देखो चेंज कितना हो रहा है? चेंजेस कितना हो रहा है इसमें? ओके तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ तो कम हो गया, तो ज्यादा से कम को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसका मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर में तो चेंजेस हुआ है, तो हम लिख देंगे डेल्टा टी एफ। अच्छा अब जो चेंज होगा टेम्परेचर में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये सॉल्यूट कितना ऐड करो, मतलब उसके मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलालिटी का। जब प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम हो जाएगा। एम का वैल्यू कितना होता है मोलालिटी में? एम का वैल्यू होता है ये डब्ल्यू बी इंटू 1000, ओके अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो ए वाला आ जाएगा एम का वैल्यू। तो एम के वैल्यू को अगर हम पुट कर दे यहाँ पर तो आ जाएगा डेल्टा टी एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी।
अगर हमें एम बी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एम बी इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। तो ओके, इस फॉर्मूले से भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझ लो होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या ले लू, एक कंटेनर ले लू, एक वेसल ले लू, ओके राइट, इसमें क्या फिल कर दू, मैं वाटर फिल कर दू। ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये। ओके, इसके अंदर में मैं क्या किया, शुगर सॉल्यूशन को मैं इसके अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन। ये वाटर है, ओके, और अंदर में जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो है शुगर सॉल्यूशन। और ये जो है ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि अंदर में जो वाटर का जो भी लेयर है, मतलब शुगर सॉल्यूशन का लेयर, कुछ टाइम बाद हमें क्या दिखेगा कि लेयर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे। जब अंदर चले जाएंगे तो उसका लेयर बढ़ जाएगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, राइट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हम इसको समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ओके, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये हमने कंटेनर लिया, ओके, सेंटर में हमने क्या रखा, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इस साइड में हमने क्या रखा, ये रखा सॉल्वेंट, और यहां पर है सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है, दैट मीन्स सॉल्यूशन बोल सकते, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम रख देंगे तो यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो अंदर चले जाएंगे। ओके, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया तो यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। ओके राइट, अब क्या होगा, अगर हमें इस प्रोसेस को रोकना है तो हमें एक प्रेशर लगाना होगा। तो चलो हम इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या लगा है, अगर हम एक पिस्टन ले लू, यहां पर, कहां पर, सॉल्यूशन वाले पार्ट में, अभी क्या हो रहा है, अभी सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर मैं यहां पर प्रेशर लगा दूं, क्या लगा दूं, प्रेशर, प्रेशर से पिस्टन नीचे आएगा। ओके, तो प्रेशर हमें कब तक लगाना है, जब तक प्रेशर से ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट, यानी सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट रुक नहीं जाता। ओके, तो प्रेशर हम लगाएंगे कंटिन्यू सॉल्यूशन में, जिससे जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट के वो रुक जाए। ओके, तो जिस प्रेशर से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किसी टाइप के मॉलिक्यूल्स का, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सॉल्यूशन में जो प्रेशर लगाया, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन में प्रेशर लगाने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम उस प्रेशर को और बढ़ा दे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये सॉल्वेंट के, ये जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर हम प्रेशर को सॉल्यूशन में और ज्यादा बढ़ा दे, जिससे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, जो केंट आरओ वगैरह जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही काम करते हैं। ओके